आज की इस डीप डाइव चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की इस काफी फैसिनेटिंग दुनिया को समझेंगे और इसे बोर तरीके से नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ते हुए कुकी बिजनेस की बेहद मजेदार कहानी के जरिए समझेंगे। सबसे पहले मिलिए आर्या से। ये एक ब्रिलियंट बेकर हैं और इनका एक बड़ा सपना है। वो चाहती हैं कि देश भर में उनकी मशहूर कुकीज की लगभग 100 नई दुकानें खुलें। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बड़ा सपना बहुत बड़ी कीमत मांगता है। इन्हें इस पूरे एक्सपेंशन के लिए चाहिए 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 करोड़। और जाहिर है ये रकम उनके बैंक अकाउंट में ऐसे ही तो नहीं रखी हुई है। तो यहाँ शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, द कुकी एम्पायर डायलेमा। आखिर इतनी बड़ी फंडिंग आएगी कहाँ से? अब देखिए, एक भारी भरकम बैंक लोन लेना हमेशा सबसे स्मार्ट विकल्प नहीं होता। उसका इंटरेस्ट किसी भी नए बिजनेस का दम घोट सकता है। तो इसका सबसे बेहतर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? शेयर्स, यानी कंपनी की टोटल ओनरशिप को बिल्कुल छोटे छोटे अफोर्डेबल हिस्सों में बांट देना। इस तरह से आम पब्लिक सीधे तौर पर इस आलीशान कुकी एम्पायर में इन्वेस्ट कर सकती है ना कमाल का आइडिया? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द 4 फंडिंग फेजेस। ये पैसा जुटाने की पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? पब्लिक से इस तरह कैपिटल जुटाना कोई एक रात का काम नहीं है। ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। ये शुरुआती पब्लिक इनविटेशन से लेकर नई दुकानें बनाने के आखिरी राउंड तक पूरा एक लंबा रास्ता है और इस सफर के हर एक फेज का अपना एक अलग नियम और हिसाब किताब होता है। तो सबसे पहले फेज में, जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं, आर्या 1 लाख शेयर्स इशू करती हैं और हर शेयर की बेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू रखी गई है 100 रुपए। अब यहाँ कैच ये है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये पूरे 100 रुपए एक साथ नहीं मांगे जाते। इसे बहुत ही आसान किश्तों में बांट दिया जाता है, जैसे शुरुआती एप्लीकेशन पर 20 रुपए, फिर अलॉटमेंट के वक्त 30 रुपए और आखिर में बचे हुए 50 रुपए फाइनल कॉल पर। बिल्कुल एक आसान ईएमआई की तरह। अब दूसरे फेज में इस प्लान का असर दिखना शुरू होता है। हजारों लोग जो इस कुकी एम्पायर का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हैं, वो अपनी एप्लीकेशंस भेज देते हैं और साथ में अपनी पहली 20 रुपए की किस्त जमा करते हैं। ये दिखाता है कि सच में मार्केट में आर्या के ब्रांड के लिए कितना ज्यादा एंथुजियाज्म है। लोग लिटरली लाइन में खड़े हैं। खैर, अगर हम अकाउंटिंग की भाषा में सोचें, तो बिजनेस इन सारे ट्रांजैक्शंस को बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड करता है। पहले जो पैसा बैंक में आया उसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद बिजनेस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस एप्लीकेशन मनी को डायरेक्ट अपने ऑफिशियल शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ये अकाउंटिंग एंट्री उस फाउंडेशन को मजबूत करती है जिसके ऊपर ये पूरा एम्पायर खड़ा होने वाला है। फिर आता है तीसरा फेज, अलॉटमेंट का। यहाँ बिजनेस सारे आवेदनों को चेक करता है और ऑफिशियली शेयर्स ग्रांट करता है। इस एक्शन को पहले अलॉटमेंट ड्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसका मतलब है कि पैसा आना अभी बाकी है और जैसे ही असली कैश मिलता है तुरंत बैंक रिसीट की एंट्री कर ली जाती है। बस इस मोमेंट पर पब्लिक ऑफिशियली एक शेयर होल्डर बन जाती है। आखिरकार महीनों बाद जब असल में ग्राउंड पर उन नई दुकानों का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, तब और फंड्स की जरूरत पड़ती है। इस टाइम पर बिजनेस अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करता है, यानी बचे हुए 50 रुपए मंगवाने का वक्त। उसी के मुताबिक ड्यू अमाउंट और बैंक रिसीट, इन दोनों ही चीजों को सिस्टम में लॉग किया जाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अनएक्सपेक्टेड शेयर होल्डर प्लॉट ट्विस्ट्स, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, रियल वर्ल्ड में कैपिटल जुटाना इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं होता। रास्ते में कई अनएक्सपेक्टेड अकाउंटिंग हर्डल्स और ट्विस्ट्स आते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, क्या होगा अगर पब्लिक डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि लोग 1,50,000 शेयर्स मांगने लगें, जबकि आर्या के पास ऑफर करने के लिए सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही अवेलेबल हैं। फाइनेंस की भाषा में इस बेहद क्रेजी सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन है, जिसे प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। इसका बेसिक मतलब है सभी को उनकी मांग का एक अनुपात या प्रोपोर्शन दे देना। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इन्वेस्टर ने 3 शेयर्स मांगे थे, तो उन्हें प्रोपोर्शन के हिसाब से 2 ही मिलेंगे। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इन लोगों ने भेजा था, बिजनेस उसे वापस लौटाने के बजाय अगली किस्त यानी अलॉटमेंट में स्मूथली एडजस्ट कर लेता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
एक और कमाल का ट्विस्ट तब सामने आता है जब ब्रांड मार्केट में बेहद मजबूत और पॉपुलर हो चुका हो। इस पावरफुल ब्रांड वैल्यू की वजह से बिजनेस अपने 100 रुपए वाले बेसिक शेयर को मार्केट में 110 रुपए में बेच सकता है, और लोग ये प्रीमियम खुशी खुशी पे करेंगे क्योंकि उन्हें उस ब्रांड पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ अकाउंटिंग का एक नया रूल अप्लाई होता है। ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए मिले हैं, ये कंपनी के बेस कैपिटल का हिस्सा नहीं माने जाते। इन्हें सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में एकदम अलग रिकॉर्ड किया जाता है। इसे अकाउंटिंग बुक्स में शेयर कैपिटल से पूरी तरह सेपरेट रखा जाता है, ताकि ब्रांड की शुद्ध पावर से होने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिल्कुल क्लियर दिखे। लेकिन जरा इस एक और ट्विस्ट के बारे में सोचिए। क्या हो अगर कोई शेयर होल्डर, चलिए उसे हम सैम बुलाते हैं, वो शुरू की किश्तें तो टाइम पर दे देता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन के लिए आखिरी कॉल पे करने का वक्त आता है तो सैम बिल्कुल गायब हो जाता है। ना कोई पैसा, ना कोई खबर। ऐसे में क्या होगा? ये जो बकाया अनपेड रकम फंस गई है, इसे फाइनेंस की दुनिया में कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। ये एक तरह से रूल बुक का सीधा उल्लंघन है, जो ना सिर्फ फंड्स की रफ्तार को रोकता है, बल्कि बिजनेस एक्सपेंशन के पूरे फाइनेंशियल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा हेडेक बन सकता है। ऐसी स्थिति में बिजनेस चुपचाप नहीं बैठ सकता, उन्हें एक सख्त पेनल्टी लगानी पड़ती है, जिसे फॉरफीचर यानी जब्ती कहते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले तो स्ट्रिक्टली स्टैट्यूटरी रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं। अगर फिर भी सैम कोई जवाब नहीं देता तो उसकी शेयर ओनरशिप पूरी तरह कैंसिल कर दी जाती है। और सबसे बड़ा झटका, जो पैसा सैम ने पहले इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया था, वो अब उसे वापस नहीं मिलेगा। बिजनेस उस पैसे को अपने पास ही जब्त करके रख लेता है। और इस कैंसिलेशन की अकाउंटिंग प्रोसेस एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें टोटल कॉल्ड अप कैपिटल को डेबिट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अनपेड अरियर्स थे और जो पैसा पहले ही मिल चुका था, उन दोनों को क्रेडिट किया जाता है। ये जो जब्त किया गया पैसा है, ये बिजनेस के लिए ऑफिशियली एक गेन यानी मुनाफा बन जाता है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, द ग्रैंड फिनाले। आखिर उन जब्त किए गए शेयर्स का होगा क्या? किसी भी बढ़िया बिजनेस ड्रामा की तरह इस फाइनेंशियल प्रोसेस का भी एक परफेक्ट लॉजिकल एंड पॉइंट होना चाहिए, राइट? आर्या उन शेयर्स को बेकार नहीं जाने देती। वो उन कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त किए गए शेयर्स को वापस लेती हैं और उन्हें मार्केट में किसी नए इन्वेस्टर को फिर से बेच देती हैं। इसे हम री इश्यू कहते हैं। अब ये री इश्यू होने की मैकेनिक्स सच में काफ़ी दिलचस्प है। अक्सर इन शेयर्स को एक नए इन्वेस्टर के सामने थोड़े डिस्काउंट पर ऑफर किया जाता है, ताकि वो जल्दी बिक जाएं। अब आप सोचेंगे कि इस डिस्काउंट से होने वाला नुकसान कौन भरेगा? उसकी भरपाई उन्हीं फंड से की जाती है जो हमने पिछले मालिक यानी सैम से जब्त करके रखे थे। सब कुछ सेटल होने के बाद अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बच जाता है तो उसे सीधा बिजनेस के कैपिटल रिजर्व में सेफ रख दिया जाता है। एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर एक मैसिव एंटरप्राइज बनने का ये पूरा सफर इसी बेहद सटीक और कड़ी फाइनेंशियल कोरियोग्राफी पर निर्भर करता है। एक चीज तो तय है, इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर होना पड़ता है, अगर एक सिंपल सी कुकी रेसिपी को इतने बड़े लेवल पर स्केल करने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, तो जरा सोचिए बिल्कुल यही सेम प्रिंसिपल्स आज उन ग्लोबल ब्रांड्स और मल्टीनेशनल कंपनीज को कैसे चलाते होंगे, जिनसे हम हर रोज जुड़ते हैं। ये वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है।